हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें हम सभी सभ्यताओं को पढ़ेंगे, जैसे वैदिक सभ्यता, उसके अलावा जो भी सभ्यताएं होती हैं उन सभी सभ्यताओं को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको पता होगा हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कक्षा 6 से 12 तक की जो एसएसटी की किताबें हैं, जिसमें राजस्थान जी के दे रखी है, उनको हम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं सबसे पहले बात की जाए तो देखो, भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। देखिएगा, पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्नो और दीपवंश व महावंश, ये सभी क्या है, पाली भाषा में लिखित ग्रंथ हैं। ठीक है। अगर मिलिंद पन्नो में यूनानी आक्रमणकारी मिंडेवर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। देखिए, जो मिलिंद पन्नो है उसमें किस चीज़ का विवरण है, उसमें जो यूनानी हमारा आक्रमणकारी था जिसका नाम था मीनेंडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है के मध्य की जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता का वर्णन दिया गया है इस मिलिंद पन्नो में। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मिलिंद पन्नो में किस किस के बीच में वार्ता हुई थी। अब बात करें तो दीपवंश व महावंश के सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। आपको पता होगा सिंहल मतलब श्रीलंका की बात होती है। तो जो दीपवंश और महावंश है उसमें सिंहल देव का इतिहास का वर्णन है। अगर महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है, जो महावस्तु ग्रंथ है वो हमारे जो महात्मा बुद्ध थे, आपको पता होगा, उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। ललित विस्तार बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। जो हमारा ललित विस्तार बुद्ध है उसको जो देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में सत्कर्म व वीरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, एक तरफ यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको पता होगा, सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र लिखा था विष्णुगुप्त ने। इनको ही कौटिल्य कहा जाता है, इनको ही चाणक्य कहा जाता है। ये सभी नाम है वो एक ही व्यक्ति के, वो है विष्णुगुप्त। तो उनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। दूसरा है हर्षचरित और कादम्बरी, ये लिखा गया था वाणभट्ट के द्वारा। गौड़बहो ये लिखा गया था वाकपति के द्वारा। विक्रमाक देव चरित ये विल्हण के द्वारा लिखा गया। कुमारपाल चरित ये जयसिंह के द्वारा लिखा गया। नवसिंहासन चरित ये पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। भोजचरित की बात की जाए तो ये बल्लाल के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया। और महाभाष्य या गार्गी संहिता की बात करें तो ये पतंजलि। महाभाष्य की तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने वाली है गार्गी संहिता को। जो गार्गी संहिता थी वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट की बात की जाए तो मालविका अग्निहोत्री ये लिखा गया था कालिदास के बारे में। मुद्रा राक्षस लिखा गया विशाखा दत्त के बारे में, विशाखा दत्त ने लिखा। मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। मिताक्षरा ये मेघातिथि के बारे में, मेघातिथि ने लिखा। नीतिसार कामंदक ने लिखा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। ये सभी लेखक हैं और एक तरफ उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। देखिए, जैसे कथा मंजरी है, कथा मंजरी के लेखक हैं वो हैं गुणाढ़। बृहत मंजरी है वो क्षयमित्र ने लिखी। कथा सरितासार ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी वो दुर्जट थी। इंडिका है वो मेगस्थनीज। देखिए, आरपीएससी रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो इंडिका थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। सीयू की हैनसांग के द्वारा लिखी गई थी, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। केंग्यूर और थेंग्यूर ये तारानाथ के द्वारा लिखी गई। मिंडास ऑफ गोल्ड ये मसूदी के द्वारा लिखी गई थी।
अब बात आगे करें तो सिलसिला उल तवारीफ ये सुलेमान नबी और तारीख उल हिंद ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई। इसको याद रखें कि तारीख हिंद है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। देखिएगा जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, ये जो मामला था न्यायालय में, ने पिंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया। देखिए राब, बड़वा, भाट, बारोट, जागा जिसको जगह कहते हैं अपन, तीर्थ पुरोहित जिसको पंडे कहते हैं, रानी मंगा, हेवला, पंजीकार आदि समुदाय ने वंशावली लेखक का कार्य किया। आपको पता होगा ये पंडा होते हैं या जो जगह होते हैं उनके पास हमारी जितनी भी वंशावलियाँ हैं उनके नाम लिखे रहते हैं। इसी प्रकार इतिहासकार के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृत भांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। वे कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी? पहली है गेरुआ रंग युक्त मृदभांड, दूसरा है काले व लाल रंग युक्त मृदभांड, चित्रित स्लेटी मृदभांड और उत्तरी काली चमकीले मृदभांड। ये सभी मृदभांड हैं जो कि प्राचीन काल में फेमस थे। तो देखिएगा अब देखते हैं वैदिक संस्कृति को। तो वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। क्या है वैदिक संस्कृति, क्या होता है इसमें? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आपको पता होगा वैदिक संस्कृति में आर्य आते हैं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उच्चतम। उनकी भाषा संस्कृति, देखिए ये भी पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा क्या थी, ठीक है, जिसे देववाणी भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये संस्कृत पूछा जाता है, भाषा क्या थी, और ये श्रेष्ठ या उत्तम इसका अर्थ होता है, ये भी पूछा जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 आपको पता होगा। अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद है, आपको पता होगा ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद की नदी सूक्ति में 21 नदियों का उल्लेख है। उपवेद है इसका, वो है आयुर्वेद। जो ऋग्वेद है उसका अगर उपवेद की बात की जाए तो आयुर्वेद है इसका उपवेद। अब चलते हैं यजुर्वेद की। तो यज्ञों, कर्मकांडों, अनुष्ठानों, पद्धतियों का संग्रह है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हैं और उपवेद इसके क्या है? धनुर्वेद है। तो इस चीज़ को भी याद रखें। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आज तक वो पूछा गया है कि जो यजुर्वेद है वो किससे संबंधित है? तो यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठानों से संबंधित है। इस चीज़ को बस आपको याद रखना है। इसमें सामवेद काव्यशास्त्र रचनाओं का संकलन है। एक तरीके से कहा जाए तो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। किससे? संगीत से। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में क्या है? तो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है। अब चलते हैं अथर्ववेद की तरफ। तो इसकी रचना है वो आर्थ और ऋषि ने की थी, जिसमें 20 मंडल हैं, 731 सूक्ति हैं और 6000 मंत्र हैं। इसका अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है। और उपवेद की बात की जाए तो अर्थवेद या फिर शिल्पवेद है वो इसका उपवेद है। अब देखिएगा कुछ जानकारी देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय अथवा संहिता कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद ये सभी हैं जो वेदों के 4 भाग हैं। अगर वेदांग की बात की जाए तो वेदांग 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी ये सभी क्या हैं? वेदांग हैं। पुराण की बात की जाए तो 18 पुराण हैं। ये सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। और काफ़ी क्वेश्चन आया है ये तो कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो मत्स्य पुराण आता है। पुराणों के रचयिता के लोमहर्ष वो उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। देखिए जो पुराण किसने लिखे गए तो याद रखिएगा लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन दोनों को माना जाता है रचयिता। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। देखिए ये भी थोड़ा तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो अग्नि पुराण है उसमें भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। एक संबंध विप्रा बहुधा बदंती जिसको क्या ऋग्वेद है। और माता भूमि पित्तो अहम पृथिव्या ये कहाँ से लिया गया है? ये अथर्ववेद से लिया गया है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। इस समय सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो कुल थी, ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई थी वो राष्ट्र थी। ऋग्वेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में वर्णन है कि जहर का उपचार जहर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाती ज़्यादातर। कुल का मुखिया कुलप कहलाता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता है। विश्व का
मुखिया बृहस्पति कहलाता है और जन का मुखिया गौप कहलाता है। ये कक्षा 6 की बुक में दे रखा है, सामाजिक विज्ञान की में, RBSE में। देश का या राज्य या राष्ट्र का मुखिया था वो राजा कहलाता था। जनता द्वारा राजा को दिया जाने वाला जो कर है वो बलिहिरत कहलाता था। इस चीज़ को भी आप याद रखें, बलिहिरत कहलाता था, जो टैक्स देते थे आमजन प्रजा को। ऋग्वेद में वर्णित पंचांजना देखिए कौन कौन सी हैं, अण, यद, तुर्वस, पूर्व और हृदय, ये सभी थे वो ऋग्वेद में वर्णित 5 पंचजना हैं। भरत जन को राजा सुकान ने राव नदी के तट पर 10 राजाओं को हराया था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रदान न होकर कर्म प्रदान हो। वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि शूद्र ब्राह्मण ऐसे बटे हुए थे, नहीं, कर्म के आधार पर। अगर आप मंत्र जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ऐसा काम करते हैं साफ सफाई का तो आप शूद्र हैं। ऐसे आप कर्म के आधार पर बटे हुए थे। जो आपको कर्म अच्छा लगता है आप उसको चुन सकते थे, स्वतंत्रता थी आपको। ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति के 10 मंडल में परम पुरुष का 4 वर्ण उत्पन्न हुए। देखिए कौन कौन से 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम हैं, ब्रह्माश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से, देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आपको पता होगा, सदाचरण आचरण होता है, अर्थ यानी भौतिक संपदा, काम यानी सुख भोग और मोक्ष मतलब होता है जीवन मरण से मुक्ति पाले कोई व्यक्ति। आपको पता होगा हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कार हैं वो कितने हैं, 16 हैं। वैश्वानर गृह सूत्र में 18 हैं और गौतम गृह सूत्र में 40 हैं। लेकिन हमसे जो पूछा जाता है वो 16 संस्कारों के बारे में पूछा जाता है। अब देखिएगा मनुस्मृति, पाराशर बौद्धायन, बराग्रह सूत्र में 13 ऋण कौन कौन से हैं, देखिएगा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण माने गए हैं। पंच महायज्ञ कौन कौन से, देखिएगा ब्रह्मा या ऋषि, देव, पितृ, भूत और नृत। वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति के उपासक थे। इस चीज़ को भी आप याद रखें कि वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। जो आर्य थे हमारे उस टाइम के, वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। ये सब वैदिक बातें की काल की बातें चल रही हैं। वैदिक काल में समाज में स्त्रियां धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उस टाइम पे स्त्रियों को इतनी आज़ादी थी। हाँ तो बिल्कुल थी कि स्त्रियां भी धार्मिक कार्यों में पुरुषों के साथ अर्धांगिनियों की तरह काम किया करती थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये वैदिक काल का ही मंत्र है। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व ग्रहिता, ये सभी स्त्रियां हैं जो उस टाइम की वेदुषी स्त्रियां थी, फेमस स्त्रियां थी ज्ञान के मामले में। देखिएगा वेदुषी स्त्रियां थी, वैदिक रचनाओं की रचना की इन्होंने। विवाह के प्रकार थे वो 8 प्रकार थे। RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब जो वैदिक काल था उसमें विवाह के कितने प्रकार थे, तो 8 प्रकार थे। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। गायों को अगन्या कहा जाता है, यानी न मारे जाने वाला माना जाता है गायों को वैदिक काल में। कुल्याओं यानी नहरों का भी उल्लेख मिलता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। देखिए ये थोड़ी समझने वाली बात है कि आर्यों का उस टाइम पे जो व्यवसाय था वो कृषि था। यव यानी जौ, गेहूँ, ब्री यानी चावल की खेती करते थे। भूमि के प्रकार देखिएगा, अब आपको देखते हैं भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, कौन कौन सी भूमियाँ थी। उर्वरा, उर्वरा एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर किसान न किसी का अधिकार होता था। ऐसी भूमि, उर्वरा एक ऐसी भूमि होती थी जिस भूमि पर किसी न किसी का तो अधिकार होता था, उसको कहा जाता है उर्वरा, उस टाइम पे कहा जाता था। खिल्य यानी बंजर, ऐसी भूमि जिस पर समस्त गांव का अधिकार। देखिए कोई भूमि अगर बंजर थी तो उस पर सामूहिक अधिकार था, पूरे गांव का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति विशेष की थी वो, क्योंकि बंजर है वो तो उस पर सभी का अधिकार दिया गया था। बुवाई के कार्य को वयन, बुनकर को जुलाहे और बुने हुए वस्त्र को वयून कहते थे उस टाइम पे। धागे व सूत के लिए तंतु व करगे के लिए तंत शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में भिषक यानी वैद्य का उल्लेख मिलता है। व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। सोना का सिक्का निष्क कहा जाता था। देखिएगा ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसको श्याम ऐस कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था वो गंगा यमुना का द्वाब था। देखिएगा रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो
इन्हीं नोट्सों में से आने की आपकी संभावना रहेगी, क्योंकि आरबीएसई की बुकों से बने हुए नोट्स हैं। उत्तर वैदिक काल की बात की रही है तो आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था वो क्या था? गंगा और यमुना नदी का दोहा। प्रारंभ में इनके अधिवास का प्रमुख केंद्र सप्तसेंद्र प्रदेश था। स्टार्टिंग में देखिए ये सप्तसेंद्र प्रदेश में रहते थे। अब देखिए ऋग्वेद का कालिक नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम क्या हैं, वर्तमान नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। प्राचीन नाम देखिएगा और ये नया नाम है। देखिएगा कुंभा नदी थी, उसका आज का नाम है काबुल। कुर्मुदा नदी थी, उसका आज नाम है कुरम। गोमती नदी को गोमल कहते हैं। स्वस्तु है स्वाथ। पदुद्री है वो है सतलज। द्विदती है वो है सरस्वती। परशणी रावी है। सिंधु सिंध है। वितिस्ता झेलम है। अस्किनी चिनाब है। विपाशा ब्यास है। अगर आप पे ये सब याद ना हो तो आप सिर्फ इन सब को याद जरूर कर लेना इनको, क्योंकि परशणी पूछी जाती है, रावी नदी को कहा जाता है। सिंधु सिंध इसको तो हर एक को याद कर लेगा। वितिस्ता झेलम इसको आप विशेष रूप से याद रखें। अस्किनी चिनाब है और विपाशा है वो ब्यास नदी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। अब चलते हैं अपनी सिंधु सभ्यता, यानी जिसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सभ्यताएं। तो देखिएगा सबसे पहले खुदाई की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट हड़प्पा स्थल की खोज की। तो सबसे पहले आपके द्वारा यही क्वेश्चन बताया जाएगा, याद रखिएगा कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और रावी नदी के तट पर 1921 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। देखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है 1922 में सिंधु नदी के किनारे। अगर आगे बात की जाए तो वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी को नदीतम या नदीवेतम या अम्बेतम कहा जाता है। डॉक्टर BS वांकड़ेश्वर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अभियान चलाया था। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसको मर्तकों का टीला या नकलिस्तान कहा जाता है। इस सभ्यता में सुनियोजित नगर नियोजन सड़कें समकोण पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी बात चल रही है। समकोण पर मतलब सब आपस में ऐसी थी, ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे काट जाए, नहीं, सभी आपस में समकोण पर काटती थी। प्रदेश घर में जल जो निकासी की सुविधा थी, यानी जो नालियाँ थी वो प्रबंध थी। सोचो उस टाइम पे भी नालियाँ का कितना अच्छा प्रबंध था। नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में मिट्टी जिप्सम बचूने का प्रयोग किया जाता था। मतलब नालियाँ थी उनको इन चीज़ों से बनाया जाता था। सड़कों की नालियों में मेन हॉल यानी तरमोखे मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर यानी शीर्षोगत भी थे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं जिसका आकार था वो 39x23x8 था। याद करिए ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई है। इनके फर्श व दीवारों में ईंट का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले। देखिएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अगर सबसे विशाल की बात की जाए तो वो अन्नागार ही मिले, यानी जो अन्न रखने के जो गृह थे वो सबसे ज़्यादा बड़े थे उस टाइम पे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। धौलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे SS राव ने गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, जिसको बंदरगाह का हिस्सा के रूप में पहचाना गया है। इसका प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था जिससे गोदी में पानी आता था। जो गोदी नदी थी उसमें पानी आता था। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के पत्थर, मूर्तियाँ, मणकी, मृदमांड, मोहरें, कांस्य मूर्तियाँ वो पात्र उत्कृष्ट प्रमाण है यहाँ के। अगर बात की जाए आगे तो सैलकड़ी की योगी मूर्ति वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। आपको पता होगा ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपसे पूछा जाता है कि ये मोहन जो हड़प्पा में मिली थी या फिर कहाँ मिली थी, तो वह आपको याद रखना है, हड़प्पा में मिली थी ये। मोहरे पर किए गए चित्रण से यह निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी मिलती है। देखिएगा और हिट में आया हुआ क्वेश्चन, निवासियों की चित्रकला की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मोहरों से मिलती है, ठीक है। इस सभ्यता से प्राप्त मोहरों के अग्र भाग पर पशु का अंकन संक्षिप्त रूप से उत्कीर्ण
और पीछे एक घुंडी बनी हुई थी जिसपे संभवतः टाँकने के काम आती थी। किसकी काम आती थी? टाँकने के काम आती थी। अगर बात की जाए तो अक्षर की, तो 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षर का अभिलेख धौलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यहाँ दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। धातु की ढलाई व उपकरण निर्माण की विधि परिचित थे। मोहनजोदड़ो से रत्न की कांस्य मूर्तियाँ, देमाबाद से रथ की आकृति के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे। सुरकोटा व रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा, सुरकोटा और रणगुंडई ये 2 जगह हैं जहाँ से घोड़े के होने के अवशेष मिले हैं। ऐसा राव के अनुसार रंगपुर व लोथल के घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ ही हैं। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। अगर मुख्य फसल की बात की जाए कि हड़प्पा टाइम पे कौन कौन सी फसल की जाती थी, तो गेहूँ, जौ सबसे ज़्यादा तो यही थी। फिर उसके बाद जौर, बाजरा, दौर, मटर, रागी, सांबा और कपास और खजूर, तिल, चावल, ये भी फसलें उस टाइम पे की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर, एक पुरुष आकृति पद्मासन पर बैठी जिसमें चारों ओर देखिएगा हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और हिरण थे। इस टाइम के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। इस चीज़ को आप याद रखें, जो लोहा था उससे अपरिचित थे उस टाइम के लोग। पिगेट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। ये किसने कहा था? ये पिगट ने कहा था। BN पुरी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता भी कहा था। मोहनजोदड़ो की टीले की खुदाई से इसके 9 बार बसने व 9 बार उजड़ने के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा, जब खुदाई की गई थी तो उससे ऐसा पता चलता है कि शहर था वो 9 बार बसा था और 9 बार ही उजड़ा था। इस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र, सुमेर, सीरिया से व्यापारिक संबंध थे। ये वो जगह हैं जो कि यहाँ से संबंध माने जाते हैं, मिस्र, सुमेर और सीरिया। अब चलते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की जो सभ्यताएं, राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो यहाँ पे हैं, देखिएगा। उनमें सबसे पहले चलते हैं हम आहड़ सभ्यता की तरफ। तो देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से। देखिएगा, यह सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बनास की सहायक नदी बेड़च, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, के किनारे पर स्थित है। याद रखिए, कितने क्वेश्चन बन गए। देखिए, जिला उदयपुर, तहसील वल्लभनगर, नदी कौन सी? बेड़च या आयड़ नदी। तो यहाँ पे क्या है? आर्य सभ्यता की खोज हुई है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो आर्य सभ्यता है उसको बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे जो सहायक नदी है आड़ उससे मिली है, तो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रचन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास, इन दोनों के द्वारा ही आहड़ सभ्यता की या बनास संस्कृति की खोज की गई थी। अगर उत्खननकर्ता की बात की जाए तो हसमुख धीरलाल सांकलिया थे, जो यहाँ के उत्खनन करता थे। यहाँ स्थित महाशक्तियों के टीले में स्थित आहट दुर्ग को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो ताम्र धातु के अत्यधिक प्रयोग के कारण आहड़ को ताम्रवटी नगरी भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था उस टाइम पे थी, ऐसा नहीं था कि एकल परिवार था, सब मिलजुल के रहते थे। एक ही घर में 4 से 6 बड़े चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। चावल से परिचित थे जो लोग थे वो उस टाइम पे, चावल से बिल्कुल परिचित थे जो आहड़ सभ्यता थी उसके लोग। ताम्र गलाने की एक भट्टी, एक ताम्र मटके की 2 ताम्र कुल्हाड़ियाँ तथा 6 ताम्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रमाणित करती हैं कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ उपस्थित थी, किस किस चीज़ का लोग उपयोग किया करते थे। आगे चलें तो देखिएगा, यहाँ के मृद भांड लाल काले, याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कलर था वो उस टाइम का कौन सा था, मृद भांडों का, तो काले और लाल। इसके अंतर्गत आते थे उल्टी तपाई विधि से तैयार किए जाते थे। कौन सी विधि थी? उल्टी तपाई। उल्टी तपाई से उस टाइम पे बर्तनों को पक्का किया जाता था। आवासीय भवनों की ईंट, जो नींव की ईंटें थी, ईंटों की बनी हुई थी, जो आवासीय भवन थे उनकी जो नींव थी वो ईंटों की बनी हुई थी।
दीवार व नींवों को मजबूत व सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। अब चलते हैं कालीबंगा की तरफ। हमारी जो दूसरी सभ्यता है राजस्थान की फेमस सभ्यता वो है कालीबंगा सभ्यता। खोज की बात की जाए तो अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई और उत्खननकर्ता थे वो थे ब्रजवासी लाल और लाल कृष्ण थापर। इन दोनों ने उत्खनन कार्य किया था, खनन का कार्य किया था। इस सभ्यता के प्रमाण हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती यानी जिसको द्वादशी नदी कहते हैं कि वर्तमान घग्गर नदी के तट पर मिले हैं। याद रखिएगा, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी, उसके भी अगर बात करें तो घग्गर नदी, ठीक है। अंदर की बात की जाए तो घग्गर नदी के मध्य। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे कांस्ययुगीन व ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखें कौन सी सभ्यता है जो कांस्ययुगीन है या ताम्रयुगीन है, तो वो कालीबंगा सभ्यता है। दयाराम साहनी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रीट में ज़्यादातर सब क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, 90% चांस है कि यहाँ से आए क्वेश्चन। तो आप विशेष रूप से इन नोट्सों को पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कालीबंगा में विश्व में सर्वोत्तम हल से जूतने हुए प्रमाण मिले। देखिएगा, ये कालीबंगा में ही सबसे पहले प्रमाण मिले थे कि उस टाइम के जो लोग थे वो हल का प्रयोग किया करते थे खेतों को जोतने के लिए। भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। दोहरी सुरक्षा प्राची के प्रमाण भी मिले हैं। ताम्र से बने कृषि औजार भी मिले हैं और कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये सभी चीज़ें जो मिली हैं यहाँ से। वालाथल की बात की जाए, देखिएगा, उदयपुर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव में वर्तमान में बल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है। उत्खनन की बात की जाए तो 1993 में बीएन मिश्र के नेतृत्व में यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का दर्शन है। उपकरण है वो कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस तरह बाण के फलक, पत्थर के बने औजार और लोगा लाने की भट्टियाँ। ये सभी चीज़ें हैं जो लोथल से मिली हुई हैं। वस्त्र बुनने की कला से भी लोग परिचित थे। वालाथल की खुदाई में 11 कमरों के भवनों की रचना प्राप्त हुई है। कितने थे? 11 भवन, याद रखिएगा। धूसर काले पॉलिश युक्त लाल रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, धूसर काले रंग से। इस चीज़ को याद रखें और देखिएगा, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं चंद्रावती की तरफ। देखिएगा, खोज थी वो 1822 में जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी। उत्खननकर्ता थे वो जीवन खरकवाल थे। सिरोही के माउंट आबू में तलहटी के चंद्रावती के नाम स्थान पर एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। इसके पश्चिमी भाग में एक विशाल किले में अवशेष हैं, जिसे मध्य भाग में 33 मंदिर के अवशेष हैं जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर मिले हैं चंद्रावती में। अगर आगे और बात की जाए तो देखिएगा, इस शहर सेवाणी नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखिएगा, ये जो शहर है वो सेवाणी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में संरक्षित हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में अनाजों के जले हुए बीज तथा अनाज पीसने की घट्टी का भाग भी खोजा गया है। उत्खनन में 3 विशाल भवन हैं। भवनों में घोड़े और मनुष्यों की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। परमार शासकों की राजधानी थी ये। किले के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिलता है चंदेरी में, याद रखना। चंद्रावती के क्षेत्र में पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। इन चीज़ों का भी याद रखें, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से मिली हैं। अब चलते हैं बैराट सभ्यता की ओर। देखिएगा, राजस्थान की ये भी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। जयपुर में स्थित है बैराट नगर में, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैराट है वो कहाँ की है, तो जयपुर की सभ्यता। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इस सभ्यता के स्थल में बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी इत्यादि स्थलें मिलती हैं। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख को भी प्राप्त किया गया। तो याद रखिएगा, वो बैराट सभ्यता से प्राप्त किया गया है अशोक का शिलालेख। बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप के भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। और बैराट के चित्र हैं वो स्लेटी मृतमांड से मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो गिलुंड। उदयपुर से 95 किलोमीटर दूर पूर्व में गिलुंड यानी राजसमंद नामक स्थान पर एक टीले की खुदाई में आड़ के समान अवशेष मिले हैं।
आहड़ व गिलुंड की सभ्यता आर्य संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। अब चलते हैं बागौर सभ्यता की तरफ। ये छोटी छोटी सभ्यता हैं ये तो। भीलवाड़ा जिले के बागौर नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पाषाण ताम्रकाली उपकरण अवशेष टीले की खुदाई में मिले हैं। यहाँ से आपके लिए सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, बागौर सभ्यता है वो किस जिले में है? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी है? कोठारी नदी। बस ये 2 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनने के आपके लिए चांस हैं। अब चलते हैं नोह की तरफ। तो देखिएगा, नोह आपको पता होगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि नोह है वो कहाँ पे है, तो भरतपुर में। तांबे व हड्डियों के उपकरण लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जो कि ताम्र युग के माने जाते हैं। याद रखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको, हड्डियाँ, ठीक है, और लोहे की कुल्हाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट गणेश्वर सभ्यता। तो देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता की तरफ से सीकर में कांतली नदी के तट पर इस सभ्यता स्थल में ताम्र पाषाण की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो कौन सी नदी है? कांतली नदी। जिला कौन सा है? सीकर। और कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। बस यहीं से क्वेश्चन बन गए आपके लिए। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। देखिए इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। अब देखिए पश्चिमाता की तरफ चलते हैं। देखिएगा, पश्चिमाता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख व जवाहरात, नीले रंग की बहुमूल्य पत्थर, मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियों या फिर चूल्हे मिले हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? पश्चिमाता नामक स्थान से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था प्राचीन सभ्यताएं वो पूरा होता है। और मुझे नहीं लगता कि इन नोट्सों से बाहर जाने की क्वेश्चन की कोई भी संभावना बनेगी, खासकर रीट में। और अगर आप आरपीएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के आ रही है, याद रखना राजस्थान जी के आ रही है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाना मुझे नहीं लगता कि शायद जाएगा। अगर आपको मैटर कम लगता है तो आप कहीं और से भी नोट्सों का सहारा ले सकते हैं। इस बात में बिल्कुल मैं आपसे मना नहीं करूँगा। और आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।